नालनुंद के जो गांव बर्बाद हो गए, जिनके खेत तो बर्बाद हुए, गामा में भी मकान पड़े, पशु मर गए, जान माल की हानि हुई। तो आपको हैरानी बताऊंगा, हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े गांव में से एक बास, केवल 8 किसानों को मुआवजा दिया गया। बास अकबरपुर के केवल 8 किसानों को मुआवजा दिया गया। बास बादशाहपुर के केवल 3 किसानों को मुआवजा दिया गया। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सरकार ने मुझे जानकारी दी है। मैंने सवाल लगाया था कि मुझे सरकार जानकारी दे कि मेरी विधानसभा में बाढ़ग्रस्त किस गांव को कितना मुआवजा मिला। तो बास खुर्द के 20 किसानों को, बकलाना के 17 किसानों को, मोड़ा के 16 किसानों को, बड़ छप्पर पूरा बर्बाद हो गया गांव, 1 किसान को मुआवजा। पुट्ठी गांव में भी पानी भरा था, घर भी पड़े लोगों के, डांगर पशु भी खराब हो गए। पुट्ठी गांव के केवल 24 किसानों को मुआवजा। सिंगवा खास पूरा गांव चौतरफा भरा पड़ा था। मैं खुद अधिकारियों के साथ 2 से 3 बार दौरे पे गया। सिंगवा के केवल 1 किसान को मुआवजा। डाटा गांव आज भी पानी खड़ा है, 2.5 फुट से ज़्यादा पानी आज भी खड़ा है, केवल 36 किसानों को मुआवजा। गुराना गांव झगड़ा भी हो गया था आपस में गामा का, इतने बुरे हालात थे, 7-7, 8-8 फुट पानी भरा गांव में। डाटा खानपुर को गुराना गांव के केवल 59 किसानों को मुआवजा। मसूद पर हरियाणा के बड़े गांवों में शामिल है, केवल और केवल मसूद पर के भी 21 किसानों को मुआवजा। खानपुर डाटा का पुल कटा तो सारा खानपुर डूब गया, केवल 1 किसान को मुआवजा। सीसर 20 किसानों को मुआवजा। खरबड़ा 2 किसानों को मुआवजा। बडाला गांव पूरा डूब गया, 16 किसानों को मुआवजा। उगाड़न गांव घर भी तबाह हो गए। सबसे ज़्यादा पुट्ठी और उगाड़न ऐसे गांव थे जो शुरुआत की बारिश हुई, इन गांवों में इतना भयंकर हाल था कि गांव के गांव खाली हो गए, लेकिन उगाड़न के भी केवल 33 किसानों को मुआवजा दिया गया। ये हालात है जब सरकार, जब बीमा कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं और किसान घाटे में जा रहा है। वो बीमा कंपनी इस बार भी 992 करोड़ रुपए कमाई करेगी। और मुआवजा कितना चाहिए था? मुश्किल से 300-400 करोड़ रुपए। लेकिन सरकार ने एक बार भी बीमा कंपनी से नहीं पूछा कि आप 1000 करोड़ रुपए मुनाफा कमा गए, आपने हमारे किसानों को कितना दिया। और जब दिया, मेरी आवाज़ उठाने के बाद सेशन में जब मैं बोला, तो 200-200 रुपये पर किला मुआवजा दे रहे। इसका पैमाना क्या बनाया विधायक जी, किस पैमाने पे ये मुआवजा तय किया गया? पोर्टल, ये तो पोर्टल की सरकार है, पोर्टल से आगे कुछ नहीं दिखता। 5 लाख किसानों ने पोर्टल पे खराबा दर्ज कराया था कि भाई 5 लाख किसान ऐसे थे जिन्हें खराबा दर्ज कराया। और हैरानी की बात आपको बताऊं मैं, केवल 53,000 किसानों को मुआवजा सरकार ने दिया। इसका मतलब तय है 90% किसान को मुआवजा नहीं मिला, वो चाहे मरे जिए, सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नालनुंद की और भी काफ़ी मुद्दों को आपने उठाया है, और क्या क्या? देखिए, दूसरा मैंने सरकार से मांग करी थी कि जो 5 क्रम के और 6 क्रम के रास्ते हैं हमारे, कई बार ऐसा होता है जैसे माजरा से रास्ता शुरू हो गया 5 क्रम का, लेकिन वो नालनुंद आते आते नालनुंद से केवल 2-3 एकड़ पीछे वो 2-4 क्रम का 3 क्रम का रह जाता है। मैंने सरकार से मांग करी जो रास्ता 5 क्रम का है, जो कहीं थोड़ा बहुत कम क्रम है, उसको उसी श्रेणी में ले, 5 क्रम की श्रेणी में, और उनको बढ़ाएं। जैसे हमारे रास्ते थे, माजरा से नालनुंद था, बडाला से बास था, बास से बकलाना था, खरबड़ा से बाटोल था, गैबी नगर से खेड़ी से किन्नर था और गैबी नगर था। ये बहुत सारे 5 क्रम के रास्ते हैं जिनकी मांग मैंने सरकार से उठाई है। दूसरा, मैंने खेल स्टेडियम नालनुंद, क्योंकि आज एक ऐसी नगर पालिका हमारे पास है नालनुंद जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, और खुद की ज़मीन नहीं है तो सरकार ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर रही, ज़मीन नहीं खरीद रही। मैंने सरकार से प्रार्थना की है कि भाई ज़मीन अधिग्रहण करके, और नालनुंद शहर एक बहुत बड़ी आबादी का शहर है, लगभग 30,000 से ज़्यादा आबादी नालनुंद में है, तो आप खेल स्टेडियम नालनुंद में बनाने का काम करो। उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि नहरों का पानी, हमारी जैसे पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी है, पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी का पानी बाढ़ के कारण पहले कम किया गया था, सेम के कारण। और दूसरा हमारे पास है सुंदर ब्रांच है और हिसार मेजर, जो नालनुंद से होकर गुजरती है। तीनों का मैंने सरकार से कहा था, सिंचाई मंत्री से, और मुख्यमंत्री भी वहीं बैठे थे, कि भाई इनका हफ्ता आप देते हो
5 हफ्ते के बाद 1 हफ्ता आप देते हो, ये हफ्ता नहीं चलती, 4-4 दिन चलती है, हमारा पानी पूरा किया जाए। लेकिन हैरानी की आपको बात बताऊं, जब से आज़ाद हरियाणा हमारा नया बना है, देश आज़ाद हुआ है, हमारा हरियाणा नया बना है 1966 के बाद, पहली बार सरकार ऐसा बजट लेके आई है जिसमें एसवाईएल का कोई जिक्र नहीं। 100 करोड़ रुपए हर सरकार ने एसवाईएल के लिए अलग से बजट रखा है, और पंजाब हमारी खिल्ली उड़ा रहा है कि हरियाणा को हमने डरा दिया, धमका दिया, दबा दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि एसवाईएल के लिए हरियाणा सरकार ने 1 रुपये का बजट नहीं रखा। इससे बड़ी बात और शर्मनाक क्या होगी कि हम हमारे हक 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हरियाणा का अधिकार उसको मिलना चाहिए, पंजाब उसके हिस्से का पानी दे। ऐसी कमज़ोर और नकारा सरकार है जो अपना हक नहीं ले पाई। ड्रेनों की बात थी, मैंने ड्रेनों की क्षमता बढ़ाने का मुद्दा भी विधानसभा में उठाने का काम किया, और नई ड्रेनें हैं जो जिनसे बाढ़ का है, सिंचाई की जो बात है, और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, हमारी देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे करोड़ों लोगों ने अपनी बलिदान दिया, अपनी आहुतियाँ उसमें देने का काम किया। आज तक अफसोस की बात है, उस देश में जीते इस देश के सबसे बड़े शहीद आजम भगत सिंह जी को आज तक शहीद का दर्जा इस देश ने नहीं दिया है। तो मैंने सदन में कहा है कि कम से कम ये सदन सिफारिश भेजे केंद्र सरकार को कि जो शहीद आजम भगत सिंह हैं, उनके साथ राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इन सब को शहीद का दर्जा देने का काम करें। दूसरी बात, जो आजकल आरएसएस के सारे वीसी यूनिवर्सिटियों में आरएसएस के भर्ती कर दिए गए। अब जीजे यूनिवर्सिटी हमारे हिसार जिले की है। जीजे यूनिवर्सिटी में आपको हैरानी होगी, प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर लगाए जा रहे हैं, कुछ लेक्चरर भर्ती किए जा रहे हैं। उन लेक्चरर में हरियाणा से बाहर के जो लेक्चरर लगाए जा रहे हैं उनको 80,000 रुपये तनख्वाह और टीएडीए साथ दिया जा रहा है, जबकि हरियाणा से उसी प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर पद पे अगर हरियाणा का बच्चा भर्ती किया जा रहा है तो उसको 14,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये हैरानी हमारे हरियाणा के बच्चों के साथ है। हमने एचपीएससी का भी मुद्दा उठाया कि आप 90% से ज़्यादा बच्चे हरियाणा के भर्ती कर रहे हो, ए और बी ग्रुप के। आप ए और बी ग्रुप के जो हरियाणा से बाहर के बच्चे भर्ती कर रहे हो, वो केवल इसलिए कि सरकार जो बिना खर्ची का ढोंग रचती है, समांग रचने का काम करती है, उसको ख़त्म सरकार करना चाहती है। उसका नमूना इस बात से है कि पैसे लेकर के बाहर के बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। 90% ए और बी ग्रुप में हरियाणा से बाहर के बच्चे हैं, और चपड़ासी लगाने की बात आए कौशल के जरिए, फिर हमारे बच्चों को भर्ती किया जाता है। मतलब अफसर बाहर के बनेंगे, चपड़ासी हरियाणा के बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें जो सेशन में हमने उठाने का काम किया। और हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जिसको केंद्र सरकार से मिलता कुछ नहीं, लेकिन देता हरियाणा सबसे ज़्यादा। जीएसटी यानी टैक्स, पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है टैक्स भरने में। हैरानी की बात होगी, जो छोटा सा हरियाणा, वो हरियाणा सबसे ज़्यादा टोल देश में अगर कहीं है तो हरियाणा प्रदेश में है। 900 रुपये प्रति व्यक्ति हरियाणा टोल भुगत रहा है, यानी जाल बिछा हुआ है टोलों का। गुजरात जहाँ ऐसी सड़कें हैं, महाराष्ट्र जो हमारे से ज़्यादा बढ़िया सड़कें हैं, आप कहीं चले जाओ, हमसे बढ़िया सड़कों का स्ट्रक्चर है, वो लोग भी हमसे कम टोल देते हैं, क्योंकि उनकी सरकारें उनके लोगों के लिए लड़ती हैं। और हमारे मुख्यमंत्री कभी पंजाब के बन जाते हैं, कभी बिहार के बन जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो हमने उठाने का काम किया। एमएसपी के ऊपर भी बहुत सारी चर्चा सरकार से हुई, लेकिन सरकार कहती है कि हम 24 फसलों पे एमएसपी देते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था, मुख्यमंत्री जी सदन में थे, कि एक बार कम से कम 24 फसलों का नाम तो बता दो जो हरियाणा में होती हो। मुख्यमंत्री जी ने नहीं बताई। और खाड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या है, 20 साल खाड़ों की लिमिट जो है वो 20 साल रखी गई है। 20 साल में मैंने सरकार से लगातार 2 बार पूछा कि 20 साल में कोई खाड़ ऐसा नहीं जो 20 साल चलता हो, इसकी समय सीमा घटाई जाए, इसको 10 या 15 साल की जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। ओपीएस का मुद्दा था, हमारे कर्मचारी लगातार
ओपीएस के मुद्दे को उठा रहे हैं उनको। और मैंने सरकार से एक बात कही थी कि सरकार 60 साल पे 58 साल पे जब रिटायर करती है एक व्यक्ति को, जब सरकार सोचती है कि उसमें पहले जैसी मानसिक या शारीरिक ताकत नहीं बचती। इसका मतलब कोई कर्मचारी रिटायर होकर कोई अपना बिजनेस भी नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि उसके शरीर से, उसके दिमाग से सारा काम तो सरकार ने ले लिया। तो ओपीएस बहाली का भी मुद्दा उठाया। रोजगार गारंटी लेके आए थे कौशल के कर्मचारियों के लिए सरकार, लेकिन लगातार लगभग 12,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को पिछले साल इन्होंने निकालने का काम किया। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से 1.5 साल से कौशल में नौकरी कर रहे हैं, उनको डिपार्टमेंट नहीं दिया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उठाया। 5 क्रम के रस्तों की मैंने बताई, स्टेडियम की मैंने बताई आपको, ओपीएस की बताई, शहीद भगत सिंह जी की बताई। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहाँ नालंद की जनता ने जो मुझे जिम्मेवारी सौंपने का काम किया है, जो जिम्मेवारी मुझे दी है कि नालंद की हर आवाज़ को, हर समस्या को मैं उस महान सदन में बुलंद करूं, तो जितना मुझे अवसर मिला, हालांकि सरकार डरती है विपक्ष के विधायकों से कि जब वो मांग उठाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे मुझे बात रखने का मुझे जब अवसर मिला, तो मैंने नालंद की इस महान जनता को का कर्ज उतारने की थोड़ी सी कोशिश की कि जिन लोगों ने मुझे उम्मीदों के साथ यहाँ भेजा है, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास मैंने किया है और भविष्य में भी मैं करता रहूँगा। जी, नालंद की आपकी